हिंद आप सभी को। आज विक्टोरिया पाजर का प्रैक्टिस सेट नंबर 51 देखेंगे। इसके पहले का हम लोग 50 सेट तक कंप्लीट कर चुके हैं। जो भी आपका सेट छूटा है जाके कंप्लीट कीजिए। आप प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको सारा 1 से लेकर 50 तक सेट मिल जाएगा। और सभी का पीडीएफ जो है ना, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए और पहले का भी पीडीएफ चाहिए, इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप लिंक पे क्लिक करिए और लिंक पे क्लिक करके बाद ज्वाइन कर लीजिए। और इसका टेस्ट होता है शाम में 7 बजे, डेली टेस्ट होता है। तो शाम में टेस्ट दिया कीजिए। शाम में टेस्ट होता है 7 बजे इसका, और एडिटोरिया पाजर का होता है। और शाम में 3 बजे बिहार पे इसका फुल प्रैक्टिस सेट होता है। तो सभी टेस्ट को दिया कीजिए, बहुत ज़्यादा जो है ना आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि अभी जानते हैं ना कि आपको अगस्त में बिहार पुलिस का एग्जाम होने वाला है। तो इसमें जो क्वेश्चन का लेवल है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी पे आधारित है। बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस सभी के लिए जो है ना बहुत महत्वपूर्ण बुक है ये। इसको अच्छे से कंप्लीट कीजिए और हर क्लास को जो है ना देखा कि जो भी क्लास इस चैनल पे आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप क्लास को लास्ट तो देखिएगा और आप कमेंट में बताइएगा कि हाँ आपका कितना नंबर आया। और बाकी टेस्ट आप लोग दीजिएगा ही, तो आपको पता चल जाएगा कि हम अच्छे से क्लास को देखे थे तो हमको कितना नंबर आया। और क्लास को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपका सारा क्वेश्चन जो है ना याद हो जाएगा। और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। और अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 51 स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 51 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि आज़ाद आज़ाद दस्ता का गठन किसके द्वारा किया गया, बताइए। कह रहा है कि आज़ाद दस्ता का गठन किसके द्वारा किया गया है। याद रखिए, ए का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। तो आज़ाद दस्ता का गठन किसके द्वारा किया गया है, तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ऋग वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, बताइए। कह रहा है कि ऋग वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कीकट का। किसका है, कीकट का, याद रखिएगा। कह रहा है कि ऋग वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, याद रखिए कीकट का किया गया है। किसका, कीकट का किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसके द्वारा शुरू किया गया, बताइए। कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मजरूल हक के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा, मजरूल हक के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में राज शब्द पोषजीवी। कह रहा है कि कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में राज शब्द पोषजीवी संघ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिच्छवी के लिए किया गया है। किसके लिए, लिच्छवी के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब की गई थी, बताइए। कह रहा है कि बिहार विद्यापीठ का स्थापना कब किया गया था। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1921 ईस्वी में किया गया था। याद रखिएगा, बिहार विद्यापीठ का जो स्थापना हुआ था ना 1921 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद के सृजन और विघटन के उपवन अंतर्विष्ट हैं। कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद के सृजन और विघटन के उपवन अंतर्विष्ट हैं। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद क्या होगा, अनुच्छेद 169। क्या है, अनुच्छेद 169 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि महाधिवक्ता निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत पे धारण करता है, पद धारण करता है। कह रहा है कि महाधिवक्ता जो होता है निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजपाल। क्या होगा, राजपाल। तो महाधिवक्ता जो होता है किसके प्रसाद पर्यंत पे पद धारण करता है, तो राजपाल के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया था, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटी का। कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हर बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है अगर सेट लगाते होंगे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया था। तो याद रखिएगा 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1976 में। पहले संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई, बताइए। कह रहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। कहाँ से हुआ था, नागौर राजस्थान से हुआ था। कहाँ से, किस स्थान से, तो नागौर राजस्थान से हुआ था। कब हुआ था पंचायती राज की व्यवस्था की शुरुआत, तो 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ली कमीशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए। कह रहा है कि ली कमीशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय सिविल सेवा से। किसे, भारतीय सिविल सेवा से है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भारत सचिव का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था, बताइए। कह रहा है कि भारत सचिव का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 1858 का भारत शासन अधिनियम। कह रहा है कि भारत सचिव का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1858 का भारत शासन अधिनियम।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे ये कह रहा है कि भवानी मंदिर की रचना किसके द्वारा की गई थी, बताइए। भवानी मंदिर की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरविंद घोष के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? अरविंद घोष के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली थी? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली थी? तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3। तो याद रखिए इसमें तीनों होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने जो है ना भारत में अंग्रेजी शिक्षा का नींव डाला था, तो इसमें तीनों होगा, 1 2 3। इसमें 1813 का चार्टर एक्ट डाला था, और नेक्स्ट है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 ये भी डाला गया था, और नेक्स्ट है प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद, ये तीनों कथन सही है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का नींव डाला? तो 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, और प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद, ये भी तीनों की तरफ से डाला गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि फिनिक्स फर्म की स्थापना किस व्यक्ति द्वारा की गई थी, बताइए। कह रहा है कि फिनिक्स फर्म की स्थापना किस व्यक्ति द्वारा की गई थी? तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। तो कह रहा है कि फिनिक्स फार्म की स्थापना किस व्यक्ति द्वारा की गई? तो महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट है हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी, बताइए। कह रहा है कि हिंदू महासभा की स्थापना कब हुआ था? तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1915 में हुआ था। तो हिंदू महासभा का स्थापना कब हुआ था? 1915 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किनका संबंध जो है ना हमारे राष्ट्र ध्वज के डिजाइन से, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है ना हमारे राष्ट्र ध्वज के डिजाइन से है? तो राष्ट्र ध्वज का डिजाइन किसने किया था? सबको पता है। 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पिंगली वेंकैया। क्या है? पिंगली वेंकैया के द्वारा जो है ना हमारा राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया गया था। क्वेश्चन नंबर ये नेक्स्ट पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य, इसमें ना वैदिक साहित्य होगा, वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? याद रखिएगा 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा बी होगा। क्या होगा? बी। वैदिक संहिताएं ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो वैदिक संहिताएं हैं, ब्राह्मण है, आरण्यक है और उपनिषद है, ये चारों है। 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यही कह रहा है कि क्वेश्चन 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई है, बताइए। कह रहा है कि कौन सा लिपियां जो है ना अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुआ है? तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बराही, खरोष्टी एवं अरमाइक। क्या है? बराही, खरोष्टी एवं अरमाइक है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में से प्रयुक्त हुआ है? तो बराही, खरोष्टी एवं अरमाइक। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है इसमें मिलान करना है। इसमें क्या है? मिलान करना है। इसमें लेखक दिया हुआ है और रचनाएं दिया हुआ है। तो इसका देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, आपको सबको पता था, इजी ही है। इसका 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। याद रखिएगा ना कि मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। इंडिका किसका पुस्तक है? मेगास्थनीज का। याद रखिए इंडिका किसका है? मेगास्थनीज का है। और बोलेगा टॉलमी किसका है? ज्योग्राफी का बोलेगा तो टॉलमी का है। किसका है? ज्योग्राफी बोलेगा तो टॉलमी का। याद रखिए टॉलमी का। ज्योग्राफी बोलेगा तो टॉलमी का है। अगर नेक्स्ट का बात करें, पिलनी का कौन सा पुस्तक है? तो पिलनी का है नेचुरल हिस्टोरी का। नेचुरल हिस्ट्री का पुस्तक किसका है? तो पिलनी का। नेचुरल हिस्ट्री बोलेगा तो पिलनी का पुस्तक है। और सीयू की किसका पुस्तक है? तो ह्वेनसोंग का है। किसका है? ह्वेनसोंग का। याद रखिएगा इंडिका बोलेगा तो मेगास्थनीज, ज्योग्राफी बोलेगा तो टॉलमी, नेचुरल हिस्टोरिका बोलेगा तो किसका पुस्तक है? पिलनी का है। और सीयू की पुस्तक बोलेगा तो ह्वेनसोंग। तो ज्योग्राफी बोलेगा तो टॉलमी, इंडिका बोलेगा तो मेगास्थनीज, नेचुरल हिस्टोरिका बोलेगा तो किसका है? पिलनी का है। सीयू की बोलेगा तो ह्वेनसोंग का है। ये सभी पुस्तक याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ था, बताइए। कह रहा है कि किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ था? तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नवपाषाण काल में। क्या होगा? नवपाषाण काल में। तो कह रहा है कि किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ था? तो नवपाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यही कह रहा है कि 21 नंबर क्वेश्चन की शेरशाह और अकबर के बीच भूराष्ट्र प्रशासन के संबंध में कौन सा व्यक्तित्व संबंधित था, बताइए। कह रहा है कि शेरशाह और अकबर के बीच भूराष्ट्र प्रशासन के संबंध में कौन सा व्यक्ति संबंधित था? तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? डी, टोडरमल। क्या है? टोडरमल। नेक्स्ट है सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने एवं अपनी छवि अंकित कराने की प्रथा शुरू की थी, किसने, बताइए। कह रहा है कि सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने एवं अपनी छवि अंकित कराने का प्रथा किसने शुरू किया था? तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिए 22 का ऑप्शन नंबर होगा सी, जहांगीर ने किया था। किसने किया था? जहांगीर ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कह रहा है कि चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, बताइए। चोल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विजयालय ने किया था। चोल साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? विजयालय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कह रहा है इनमें से किस राज्य में अरावली की पहाड़ियां हैं, बताइए। कह रहा है कि किस राज्य में जो है अरावली की पहाड़ियां हैं? तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में है। अरावली की पहाड़ियां कहाँ है? तो राजस्थान में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति का निर्माण नदी अपरदन क्रिया के द्वारा होता है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति का निर्माण नदी की अपरदन क्रिया द्वारा होता है। तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गौर्ज का होता है। किसका है? गौर्ज का। तो निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति का निर्माण नदी की अपरदन क्रिया द्वारा होता है? तो गौर्ज का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बलित पर्वत का उदाहरण नहीं है, बताइए। बलित पर्वत का उदाहरण नहीं है, तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सियरा नेवेदा जो है ना बलित पर्वत का उदाहरण नहीं है, लेकिन इंटरॉकी बलित पर्वत का है, हिमालय बलित पर्वत का है, इंडीज बलित पर्वत का है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो सियरा नेवेदा नहीं है, लेकिन रॉकीज, एंडीज और हिमालय है, ये तीनों। क्वेश्चन नंबर 27 पे कह रहा है कि 27 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से किस देश में ग्रेट स्लेव झील स्थित है, बताइए। कह रहा है कि निम्न में से किस देश में ग्रेट स्लेव झील स्थित है? तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है? कनाडा। ग्रेट स्लेव झील कहाँ स्थित है? कनाडा में स्थित है, याद रखिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 29 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि निम्न में से किस गोलार्ध में हम्बोल्ट जलधारा बहती है, बताइए। कह रहा है कि निम्न में से किस गोलार्ध में हम्बोल्ट जलधारा बहती है? तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा, डी, दक्षिणी गोलार्ध में। क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में। तो कह रहा है कि निम्न में से किस गोलार्ध में हम्बोल्ट जलधारा बहती है? तो दक्षिणी गोलार्ध में बहती है। कहाँ बहती है? दक्षिणी गोलार्ध में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चुक्सी सागर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, बताइए। कह रहा है चुक्सी सागर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्कटिक महासागर में स्थित है। तो चुक्सी सागर जो है कहाँ स्थित है? आर्कटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है सुदूर दक्षिण में स्थित लैंड लॉक्ड देश कौन सा है, बताइए। कह रहा है कि सुदूर दक्षिण में स्थित लैंड लॉक्ड देश कौन सा है? तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, लेसेथो। क्या है? लेसेथो में स्थित है। कहाँ? लेसेथो में। नेक्स्ट है किलिमंजारो पर्वत। किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है, बताइए। सबको पता है। तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ है? तंजानिया में। किलिमंजारो पर्वत कहाँ स्थित है? तंजानिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर आइए 23 पे। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पोलर सिल्क रोड निम्नलिखित में से किस देश जो है ना देश में बना रहा है। कह रहा है कि पोलर सिल्क रोड में निम्नलिखित में से कौन सा देश बना रहा है? तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है? चीन। कौन बना रहा है? चीन। तो कह रहा है कि पोलर सिल्क रोड निम्नलिखित में से कौन सा देश बना रहा है? तो चीन बना रहा है। कौन बना रहा है? चीन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत के कितने राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं, बताइए। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे पॉइंट ना अलग है, यहाँ पे हल्का सा मिस करिएगा, सीधा मारिएगा 5। यहाँ पे कह रहा है ना कि भारत के कितने राज्य बोला है, सिर्फ राज्य का बात किया है। पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं तो 3 होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सिर्फ बी होगा, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ जो है ना 3 सिर्फ राज्य जो है सीमा साझा करता है। कौन कौन है? तो एक गुजरात है, राजस्थान है और एक पंजाब है, याद रखिएगा। यहाँ पे अगर टोटल का बात करेगा ना तो 5 होगा। 2 यूटी है, एक जम्मू कश्मीर, एक लद्दाख है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ राज्य का बात किया है। तो कह रहा है कि भारत के कितने राज्य जो है ना पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है? तो 3 करता है। एक राजस्थान का करता है, गुजरात करता है, एक पंजाब करता है। अगर यहाँ पे टोटल का बात करेगा तो 5 होगा। एक यूटी होगा, दो यूटी है, कौन कौन है? लद्दाख है और जम्मू कश्मीर है। सिर्फ राज्य का बात करेगा तो 3 होगा। पाकिस्तान के साथ कौन कौन है? तो गुजरात, राजस्थान और पंजाब, याद रखिएगा। क्वेश्चन हमारे इसका जो है ना हम एक शॉर्टकट ट्रिक बना के हम सेंड भी किए थे टेलीग्राम चैनल पे। अब टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़े होंगे, देखे होंगे, एक स्लाइड था उसमें सारा जो भारत से सटे जो जितने देश है ना, कौन कौन राज्य सीमा लगाता है, सारा का उसमें हम लिख के डाले थे। आप जो सभी लोग जितने भी टेलीग्राम चैनल से जहीं जुड़े हैं ना, जुड़ जाइए, बहुत आपको फायदा होगा। टेस्ट ग्रुप से और पीडीएफ जहाँ पे डालते हैं, जहाँ सारा कंटेंट जितने भी स्टडी मटेरियल का कंटेंट होता है ना, जहाँ पे सारा डाला जाता है पीडीएफ ग्रुप में, उसको ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 कर रहा है कि उसी पे जो है ना उसी पे होमवर्क भी, आप इसका होमवर्क दिया जाएगा। बहुत लोग बोल रहे हैं होमवर्क कब मिलेगा। हम आपको पहले ही बता दिए कि हम घर आ गए, मेरे पास जो है ना बुक नहीं है। हम जाएंगे पटना तो आपको सारा जो है ना हम, क्योंकि बुक तो हम ले ही आए हैं, सारा 2024 का ही बुक आ गया है। अब हम पुराना बुक से हम क्यों डालें, बताइए। आप ही को नुकसान होगा। जब 2024 का बुक हम ले आए तो स्टार्टिंग एक दिन लेट होगा, अच्छे से क्या दिक्कत है, थोड़ा सा मैनेज करके, जहाँ पे थोड़ा सा लेट हो रहा है तो वहाँ पे एक जगह पेज का 1.5 पेज कर देंगे, यही ना होगा थोड़ा सा। अब क्या करें, मजबूरी है, गर्मी इतना है कि आदमी पागल हो रहा है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। अब बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं पीडीएफ नहीं मिल रहा है, होमवर्क नहीं मिल रहा है। जितना मिल रहा है ना उतना पहले पढ़िए। बाकी हम कोशिश खुद कर रहे हैं कि आपका जो है ना हमको खुद पता है कि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, एग्ज़ाम होने वाला है। जितना जल्दी तैयारी करेंगे उतना बेहतर हम लोग का तैयारी होगा, उतना ज़्यादा एग्जाम में परफॉर्मेंस अच्छा कीजिएगा। तो हमको खुद टेंशन है कि हमको होमवर्क देना है, क्योंकि आप लोग का जितना हमको उम्मीद था ना, हम रिक्वेस्ट किए थे कि 2000 सब्सक्राइबर जल्दी पूरा होगा, हम होमवर्क स्टार्ट कर देंगे। लेकिन आप लोग तहे दिल से फिर से धन्यवाद दे रहे हैं कि आप लोग सपोर्ट किए और आगे भी सपोर्ट करते रहेगा, हमको पता है। और जो हमारा अगला टारगेट है ना 5000 का, वो भी हम जल्दी अचीव कर लेंगे, क्योंकि हम मेहनत करने के लिए जानते हैं, ना कि हाँ बकेटबाजी करने जानते हैं। जितना मेहनत करेंगे आप लोग तो सपोर्ट जरूर कीजिएगा, हमको पता है।
तो क्वेश्चन नंबर आइए 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि इको मार्क चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, बताइए। कह रहा है इको मार्क चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, तो कह रहा है 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, लेबनान लगाने की व्यवस्था। तो कह रहा है ना कि इको मार्क का चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, लेबनान लगाने की व्यवस्था करता है। क्वेश्चन नंबर 36 कर रहा है कि चिकित्सा के क्षेत्र में गोल्डन आवर इनमें से किससे संबंधित है, बताइए। कह रहा है चिकित्सा के क्षेत्र में गोल्डन आवर इनमें से किससे संबंधित है, तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर याद रखिएगा सी होगा। क्या है, हार्ट अटैक से। क्या है, हार्ट अटैक से, याद रखिएगा। नेक्स्ट उसको क्वेश्चन पे कह रहा है कि 37 नंबर क्वेश्चन कि एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया है, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, उसे निम्न में से कौन सा रक्त दिया जाना चाहिए, बताइए। कह रहा है कि एक व्यक्ति का दुर्घटना होता है, घायल हो जाता है, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लास्ट पे है। तो कह रहा है उनमें से निम्न में से कौन सा रक्त दिया जाना चाहिए, तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो याद रखिएगा इसका डी होगा, ओ निगेटिव। क्या है, ओ निगेटिव, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 38 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। कह रहा है कि जब तक व्यक्ति वृद्ध होते जाते हैं तो समानता उसका रक्त दाब क्या होता है, बताइए। कह रहा है कि जब तक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है तो समानता उसका रक्त दाब क्या होता है, तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किस कार्य में होता है, बताइए। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किस कार्य में होता है, तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, द्रव मिश्रण के पदार्थों को अलग करने में। तो कह रहा है कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किस कार्य में होता है, तो द्रव मिश्रण के पदार्थों को अलग करने में। अब भाई क्वेश्चन नंबर 40 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 40 भी मिलान करने बोल रहा है, इसमें मिलाने के बोल रहा है। इसमें एक में है ए में दिया उत्पाद दिया और बी में स्रोत दिया। बताइए कि नींबू में कौन सा अम्ल होता है, बताइए। फॉर्मिक अम्ल होता है, किसमें होता है, याद रखिए इसका जो राइट आंसर 40 का होगा ना, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, बी। याद रखिए फॉर्मिक अम्ल किसमें होता है, आपको पता है ना, चींटी में होता है। किसमें होता है, चींटी में। फॉर्मिक अम्ल किसमें होता है, चींटी में होता है। साइट्रिक अम्ल किसमें होता है, तो साइट्रिक अम्ल होता है नींबू में। किसमें होता है, नींबू में होता है साइट्रिक अम्ल। और टर्टरिक अम्ल किसमें होता है, इमली में होता है। किसमें होता है, इमली में। याद रखिए किसमें होता है, इमली में। तो फॉर्मिक अम्ल होता है चींटी के, चींटी के नेक में फॉर्मिक अम्ल होता है। इमली में बोलेगा तो कौन सा अम्ल होता है, टार्टरिक अम्ल होता है, ठीक है। और नींबू में बोलेगा तो कौन सा अम्ल होता है, तो साइट्रिक अम्ल होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 41 पे। कह रहा है 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह है कौन सा, बताइए। लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह कौन सा है, तो याद रखिए 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिए 41 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, हेमेटाइट है। क्या है, हेमेटाइट। तो लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह है हेमेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1 नैनोमीटर निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है, बताइए। 1 नैनोमीटर निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है, तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 10⁻⁷ सेंटीमीटर। क्या हो, 10⁻⁷ सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 43 पे कह रहा है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, बताइए। कह रहा है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है, द्रव्यमान। क्या है, द्रव्यमान। तो कह रहा है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो द्रव्यमान प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया जाता है, द्रव्यमान, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 पे कह रहा है कि याद रखिए 44 में क्वेश्चन कर रहा है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्या कारण है, बताइए। कह रहा है कि सड़क पे चलना कह रहा है कि चलने की अपेक्षा बर्फ पे चलना कठिन है, क्योंकि क्या कारण है, याद रखिए 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि क्या होता है ना कि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। सड़क में क्या घर्षण ज़्यादा होता है, लेकिन बर्फ में क्या होता है, कम होता है, इसलिए चलना ना कठिन होता है बर्फ पर। क्वेश्चन नंबर 45 पे कह रहा है कि प्रतिरोध का मान क्या होगा यदि परिपथ में विद्युत धारा 10 एम्पीयर तथा विभवांतर 12 वोल्ट हो, बताइए। कह रहा है कि प्रतिरोध का मान क्या होगा यदि परिपथ में विद्युत धारा 10 एम्पीयर तथा विभवांतर 12 वोल्ट हो, तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1.2 ओम होगा। क्या हुआ, 1.2 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है यदि चलती हुई वस्तु का वेग दोगुना हो जाए, कह रहा है कि यदि चलती हुई वस्तु का वेग दोगुना हो जाए तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी, बताइए। तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा डी होगा। क्या होगा, डी, 4 गुना होगा। क्या होगा, 4 गुना। तो कह रहा है यदि चलती हुई वस्तु का वेग दोगुना हो जाए तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मरुस्थल के मृग मरीचिका उत्पन्न होने का क्या कारण है, बताइए। मरुस्थल में मृग मरीचिका उत्पन्न होने का क्या कारण है, तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा, बी होगा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन है। तो कह रहा है कि मरुस्थल में मृग मरीचिका उत्पन्न होने का क्या कारण है, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन कारण है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 48 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का समान तापमान होता है कितना, बताइए। कह रहा है कि सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का समान तापमान होगा कितना डिग्री होगा, बताइए।
तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 37 डिग्री होगा। कितना होगा? 37 डिग्री होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है, बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग बहुत बार देखे होंगे सेट प्रैक्टिस वगैरह में, चाहे पढ़े होंगे एसपीडी वगैरह, तो चाहे लूसेंट में। तो कह रहा है किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है, तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रैखिक संवेग संरक्षण पे जो है ना जेट इंजन काम करता है। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि फाउंट पेन का आविष्कार कौन है, बताइए। फाउंट पेन का आविष्कार किसने किया है? तो याद रखिए फाउंट पेन बोलेगा तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाटरमैन किया है। कौन किया? वाटरमैन। तो फाउंट पेन का आविष्कार किसने किया? तो वाटरमैन किया है। अब आइए नोट्स पे। स्मरणीयता दिया रहता है, हर सेट के पीछे दिया रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हर सेट को ना अच्छे से देखा कीजिए, इस बुक को अच्छे से ही पढ़ा कीजिए, जितना भी हो ना, जितना बार मन करे रिवीजन किया कीजिए, क्योंकि प्लेलिस्ट बना हुआ है ही है। जब भी मन करे तो जो सेट पढ़ रहे हैं, अभी मान लीजिए 49 पढ़ रहे हैं, 50 पढ़ रहे हैं, तो सोचिए कि हमको पीछे वाला भी रिवीजन करते रहना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। इस बुक में जो है ना एक तरह से सीरीज वाइज अरेंज किया हुआ क्वेश्चन है। पहला है यूरोप महाद्वीप के बारे में दिया हुआ है। क्या है? यूरोप के महाद्वीप के बारे में दिया हुआ है। कह रहा है, इसमें कह रहा है कि प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किसे कहा जाता है? कह रहा है कि प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किसे कहा जाता है? यूरोप महाद्वीप को कहते हैं। किसको कहते हैं? यूरोप महाद्वीप को कहते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किसे कहा जाता है? यूरोप महाद्वीप को कहा जाता है। नेक्स्ट है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो क्या है? वोल्गा नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वोल्गा नदी है। नेक्स्ट कह रहा है कि फैशन की नगरी के रूप में जाना जाता है किसको? फ्रांस को। फैशन की नगरी के रूप में किसको जानते हैं? फर्स्ट है फैशन, फर्स्ट है फ्रांस, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विश्व का अन्न भंडार के रूप में जाना जाता है किसको? यूक्रेन को। गेहूं का सबसे बड़ा मंडी बोलेगा तो कहाँ है? यूक्रेन में है, याद रखिएगा। सॉरी, गेहूं का सबसे बड़ा मंडी बोलेगा तो विनिपेग कनाडा में है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि विश्व का अन्न भंडार के रूप में जाना जाता है किसको? यूक्रेन को, याद रखिएगा, विश्व का अन्न भंडार। नेक्स्ट है, बोल रहा है कि प्रसिद्ध ब्लैक फॉरेस्ट स्थित है कहाँ? जर्मनी में। ब्लैक फॉरेस्ट बोलेगा तो कहाँ स्थित है? जर्मनी में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो झीलों का देश जो है ना फिनलैंड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? फिनलैंड को, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि यूरोप का भारत कहा जाता है किसको? तो इटली को। क्या है? इटली को। कृषि प्रधान देश होने का कारण, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि यूरोप का भारत कहा जाता है किसको? इटली को, कृषि प्रधान देश होने के कारण। नेक्स्ट है, कह रहा है कि फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम अलग करता है, बताइए। तो इंग्लिश चैनल अलग करता है। कौन चैनल करता है अलग? इंग्लिश चैनल। फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है इंग्लिश चैनल। नेक्स्ट है, प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से जानते हैं किसको? स्विट्जरलैंड को। किसको जानते हैं? स्विट्जरलैंड को। तो प्लेइंग ग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से जानते हैं किसको? स्विट्जरलैंड को। नेक्स्ट है, इटली गंगा कहा जाता है किसको? तो पो नदी को। इटली गंगा बोलेगा तो पो नदी को बोलते हैं। नेक्स्ट है, काकेकस राज्य के रूप में जाना जाता है किसको? काकेकस राज्य के रूप में जानते हैं किसको? तो जॉर्जिया को, आर्मेनिया को एवं किसको? अजरबैजान को। तो कह रहा है काकेकस राज्य के रूप में किसको जानते हैं? जॉर्जिया, आर्मेनिया एवं अजरबैजान को। नेक्स्ट है, विभिन्न देश और उसके बीच पर्वत है। विभिन्न देश दिया हुआ है, उसके बीच पर्वत कौन कौन है? तो पिरेनीज पर्वत किस देश के बीच स्थित है? फ्रांस एवं स्पेन के बीच है। तो पिरेनीज पर्वत जो है ना, पिरेनीज पर्वत जो है किसके बीच है? तो फ्रांस एवं स्पेन के बीच स्थित है। नेक्स्ट है, आल्प्स पर्वत, ये किसके बीच है? तो याद रखिए फ्रांस एवं इटली की मध्य है। तो फ्रांस एवं इटली के मध्य कौन सा पर्वत है? तो आल्प्स पर्वत है। और नेक्स्ट है, जूरा पर्वत। जूरा पर्वत बोलेगा तो फ्रांस एवं स्विट्जरलैंड के मध्य है। तो फ्रांस एवं स्विट्जरलैंड के मध्य बोलेगा तो जूरा पर्वत है। और बासजेज पर्वत बोलेगा तो फ्रांस एवं जर्मनी के मध्य है। तो याद रखिएगा, फ्रांस एवं स्पेन के मध्य बोलेगा पिरेनीज पर्वत, फ्रांस एवं इटली के मध्य बोलेगा तो आल्प्स पर्वत, फ्रांस एवं स्विट्जरलैंड के मध्य बोलेगा तो जूरा पर्वत, और फ्रांस एवं जर्मनी के मध्य बोलेगा तो वासेज पर्वत है। कौन है? वासेज पर्वत, याद रखिएगा। नेक्स्ट कर रहा है, नेक्स्ट वासेज पर्वत। नेक्स्ट कर रहा है कि अंटार्कटिका में भारत ने अपना पहला शोध केंद्र स्थापित किया था कहाँ? तो दक्षिण गंगोत्री में किया था। कब किया था? 1983 में किया था। तो कह रहा है कि अंटार्कटिका में भारत ने अपना पहला शोध केंद्र स्थापित किया था, तो दक्षिण गंगोत्री 1983 में। नेक्स्ट है, अंटार्कटिका में भारत ने अपना दूसरा शोध केंद्र स्थापित किया था कब? तो मैत्री 1989 में, याद रखिएगा। तो पहला बोलेगा तो दक्षिण गंगोत्री 1983 और दूसरा बोलेगा तो मैत्री किया था 1989 में। तो कह रहा है अंटार्कटिका में भारत ने अपना पहला शोध केंद्र स्थापित किया था, तो दक्षिण गंगोत्री 1983 में। अंटार्कटिका में भारत ने अपना दूसरा शोध केंद्र स्थापित किया था, तो मैत्री 1989 में। तो ये सेट नंबर था 51। तो 51 नंबर सेट कंप्लीट हो गया है। बाकी जो है ना, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर इस चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हर जगह जो है ना क्लास को शेयर किया कीजिए। तो आज के यहीं तरह देते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास कल देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद।